नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। भारतीयों की एक मानसिकता है, जब सोना गिरता है तो तुरंत खरीदते हैं यहाँ पर, लेकिन वहीं स्टॉक मार्केट में ये समझदारी गायब रहती है यहाँ पे। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, लेकिन आप ये समझिए कि इस समय भारतीय शेयर मार्केट और दुनिया के बाजार सीज फायर की जगह ट्रंप के फायर की आग में झुलस रहे हैं। इस गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए आगे बाजार में डूबेंगे या फिर उभरेंगे, कितना वर्स्ट और हो सकता है या फिर कितना बेस्ट हो सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इन्होंने कुछ समय पहले सरकारी बैंकों पर एक बोल्ड कॉल होती है वो दी थी और बहुत ही सही और सटीक साबित हुई थी यहाँ पे। अब आगे कहाँ हाई कन्विक्शन दिख रहा है, तमाम चीज़ों को जानेंगे और स्वागत करते हैं मार्केट वेटरन सुनील सुब्रमण्यम जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है सर, ये समझाइए सर, ये अचानक आखिर हुआ क्या? पहले तो ट्रंप बोल रहे थे कि भाई हम लोग ईरान से निकलेंगे, हमारी सेना निकलेगी, देश के नाम संबोधन किया उन्होंने, पूरी दुनिया ने देखा, और फिर बहुत ही धमकी भरे लहजे में कहा कि वी विल हिट हार्ड। 2 से 3 हफ्तों में उन्होंने कहा कि हम लोग तबाही मचाएंगे। ये आखिर अचानक से चेंज हुआ क्या और कहाँ जो युद्ध है वो आपको जाता हुआ दिख रहा है? तो इसमें 2-3 भाग है। पहले ये अमेरिका की लड़ाई नहीं थी, ये इजराइल का लड़ाई था जी। क्योंकि इजराइल और ईरान का तो बहुत दिनों से ये चल रहा है और ईरान ने बहुत जगह कहा है कि हम इजराइल को इस दुनिया से हटा देंगे उसको। और इजराइल के लिए वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था, इसलिए बार बार वॉर किया। इजराइल ने कुछ महीनों पहले उधर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे भी वॉर किया, फिर हमास के साथ लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह के साथ। तो ये उनकी जगह लड़ाई थी जी। और अमेरिका को इसमें घुसने की जरूरत नहीं थी। तो क्यों घुस गई अमेरिका और क्या था? तो उन्होंने सोचा कि ये एक आसान विक्ट्री होगा जहां पे वो भी फायर पावर अपना जोड़कर न्यूक्लियर जिसको खत्म करके विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि वो एक ट्रम्प के लिए, अपने वोट बैंक के लिए एक अमेरिका ग्रेट उसकी तरह दिखाना था। तो उन्होंने अच्छा मौका देखा। और उसके पीछे और एक चाल भी है कि चीन की बात करें, ठीक है, अमेरिका और चीन चीन एक उभरती हुई सुपर पावर है, अमेरिका एग्जिस्टिंग सुपर पावर है। तो देखा हिस्ट्री में, देखो कि बहुत साल पहले ग्रीस में भी हुआ था कि एथेंस एक सिटी स्टेट था और स्पार्टा एक उभरता हुआ था। तो एथेंस स्पार्टा के ऊपर बिना वजह की वार करा दिया, क्योंकि उनको पता था कि नहीं करते तो स्पार्टा उनको ओवरटेक कर लेगा। तो अमेरिका चीन की भी बात ऐसी है कि सबको पता है कि एक अगले 10 साल में चीन अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा जीडीपी ग्रोथ में और इस तरह की चीजों में। तो अमेरिका को भी चीन को एक राइवल की तरह देख रहा है, उसको कंट्रोल करना है, मगर एट द सेम टाइम इंटरडिपेंडेंसी भी ज्यादा है। मैं थोड़ा लंबा रिप्लाई दे रहा हूं उसको जी। तो इंटरडिपेंडेंसी की बात है, क्या है कि चाइना के पास मोनोपोली है रॉ मटेरियल्स का, रेयर अर्थ का, और चीन सोया और कॉर्न जो अमेरिका के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा होते हैं उसको खरीदने की भी ताकत है और बरसों से खरीदते आ रही है। मगर ये टैरिफ के चक्कर में क्या हुआ कि चीन ने उसको बंद कर दिया, फिर एक साथ गठबंधन हुआ। तो चीन और अमेरिका के बीच जो एक तरह से ट्रेड वॉर, सबके वॉर्स में, तो ट्रंप को चाहिए एक चीन को काबू में रखे ताकि वो एक सेंसिबल तरह से डील करे, एक फेयर डील करे, अपने हिसाब से रेयर अर्थ इनको दे, सोया इनसे खरीदे, वैसी बातें थी। तो चीन को घेरने के लिए क्या है कि चीन को 3 सबसे बड़ी देशों से उनको तेल मिलता है, और चीन जैसे पता है आपको इंडिया की तरह 6-7% में नहीं बढ़ रही है, मगर 4-4.5 भी उनका जीडीपी इकोनॉमी का साइज है हमारे से 4 से 5 गुना, करीबन 18-19 ट्रिलियन का इकोनॉमी, हमारा 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर 4% में भी बढ़ रही है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है, तो तेल की बहुत जरूरत होती है, जैसे इंडिया को है उनको है। तो उनके मेन सप्लायर्स थे रशिया, ईरान और वेनेजुएला। तो ये मेरे मन में है कि ट्रंप की चाल थी, पहले वेनेजुएला पे काबू कर दिया, तो एक चीन का सप्लाई लाइन को कट किया और दूसरी लाइन है ईरान वाली। तो उन्होंने इसलिए घुसा ताकि अगर ये जीत हो जाए, और वो ईरान के इफेक्टिव रेजिम चेंज की इनिशियली बात कर रहे थे, तो अगर वो उधर भी एक फ्रेंडली टू अमेरिका रेजिम बन जाए जैसे वेनेजुएला में, तो वो चीन का सप्लाई अपने कंट्रोल में रखे ताकि चीन भी एक मोर रीजनेबल नेगोशिएशन पे आ जाए, राइट? तो ये मेरे ख्याल में ये था उनका मकसद,
इस जंग में शामिल होने का, एक जल्द से जल्द क्विकली ईरान को खत्म करो, कंट्रोल ले लो, और इसराइल को अपना मकसद है और इनका, मगर अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने ईरान की पावर को। और ईरान ने सॉफ्ट टारगेट जो यूएस की सपोर्टिंग कंट्रीज है उनके ऊपर इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया कि इतना वॉर करेगी, बिकॉज उन्हें सोचा कि उधर अगल बगल के देश है, ईरान उनसे एक लड़ाई या एक एनमिटी नहीं जुड़ेगी। मगर ईरान ने देखा कि अभी चॉइस नहीं है, कॉर्नर टाइगर की तरह उन्होंने जाके सॉफ्ट टारगेट पे वॉर कर दिया। और ये अनएक्सपेक्टेड चीज के कारण जो हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल के कारण 20% वर्ल्ड का तेल उधर से आता है। तो अमेरिका भले ही एक्सपोर्टर है तेल का और गैस का, तेल का दाम तो इंटरनेशनली फिक्स होता है, और वहां पे एक महीने में आपने देखा कि 55% ब्रेंट क्रूड का बढ़त हुआ है। और यूएस की जो टेक्सास क्रूड है, टेक्सास लाइट, वहां पे भी बहुत तेजी से, इनफैक्ट आज मैं देख रहा था कि प्रॉब्ली इतिहास में बहुत कम ऐसे डेज रहे हैं जहां पे टेक्सास लाइट का दाम ब्रेंट क्रूड से ज्यादा है। नॉर्मली $5-10 का उल्टा फासला होता था कि ब्रेंट क्रूड हायर ट्रेड करती थी और टेक्सास लाइट कम। मगर अब पलट क्या है, अभी टेक्सास लाइट 112 में है और ब्रेंट क्रूड 109 पे है। तो अमेरिका के लिए तेल का दाम बढ़ गया, उनकी गैसोलीन प्राइसेस $3 पर गैलन पे थे, अभी $4 पार कर गए। तो क्या अमेरिका के ऊपर दबाव आ गया कि एक तरफ इन्फ्लेशन है तो ट्रंप की वोट बैंक के लिए उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। दूसरी बात है कि उनको रेट कट चाहिए था अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मगर तेल के दाम के कारण, गैस के दाम के कारण अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेड ने भी कह दिया कि हमें हॉकिश व्यू है। तो अब ट्रंप एक कॉर्नर में गए, अभी उनको चॉइस नहीं है कि अभी फंस गए, क्या करें। वहां इधर से अगर वो अभी वापस चल जाते और वॉर को डिक्लेयर करते विन, सबको पता है कि ये विन नहीं है, तो उनकी एक बहुत ईगो और पब्लिक परसेप्शन के लिए बहुत बड़ा एक का, तो इसलिए उनको अभी और उसको संभव एक एक्शन लेकर इसको एक विक्ट्री की तरह उसको हम लोग फिर उसके बाद निकलेंगे। तो ये सब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट इसी इंडिया फंस गया है क्योंकि हमारे लिए 40 से 45% क्रूड हॉर्मुज के जरिए आता है। अच्छा सुनील सर, लेकिन एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में कि एक चीज समझाइए सर, क्योंकि हम लोग, क्योंकि अब क्या है कि साफ तौर पर ट्रंप की तरफ से एग्रेसिव बयान निकल कर आया है, तो क्या हम लोग इसका एक बेस्ट सिनेरियो क्या देख सकते हैं, कितनी जल्दी युद्ध खत्म हो जाए, और इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या देखा जा सकता है यहाँ पे अगर भारतीय बाजारों के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर? नहीं देखिए, वर्स्ट है कि देखिए मार्केट ने आपकी जो स्थिति है $109-10 की ब्रेंट है ना, और डॉलर का समझिए ये 93 की छोड़ दीजिए, अल्टीमेटली 95 ही सही लेवल है पे उधर आ जाएगा। और इसको ज्यादातर मेरे मन में मार्केट मनी एफआईआईएस और डीआईएस ने एक तरह से डिस्काउंट कर लिया है। तो अगर इसी लेवल पे रहती है तो थोड़ा मैं वॉलेटाइल मार्केट जरूर देख रहा हूं, क्योंकि एफआईआईएस का एक कैश सेलिंग एक बात है, मगर बहुत एफआईआईएस शॉर्ट भी कर रहे हैं मार्केट को, तो शॉर्टिंग के कारण ही वॉलेटिलिटी ज्यादा हो रहा है। लॉन्ग टर्म की जो सेलिंग हो रही है वो बात अलग है। तो मेरे ख्याल में अगर ये तेल $110 पे रहता है तो मार्केट में ज्यादा इसके बाद गिरावट की उतनी संभावना नहीं है मुझे, शायद एक 22,000 या इवन समझिए एक रफली 20,000 तक एक बेस बांध सकता है। मगर अगर तेल 110 से अब दिख रहा है कि 120 पार कर 140 जाने वाली है, ऐसी स्थिति आ गई तो ये, क्योंकि अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया, तो और भी शॉर्ट सेलिंग ज्यादा बढ़ेगी तो मार्केट के ऊपर दबाव आ सकता है। तो अल्टीमेटली इंडिया के लिए एक ही नंबर का इंपॉर्टेंस है, वो है ब्रेंट क्रूड का फ्यूचर्स का प्राइस। ये स्पॉट की प्राइस भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर्स का प्राइस, क्योंकि हमारे लिए ऐसे देश अब देखें तो 85% हम इंपोर्ट करते हैं। सेकेंड चीज है कि वो बहुत बड़ा डिलेमा आता है गवर्नमेंट के हाथ में कि पेट्रोल और डीजल के दाम हम रिटेल में बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, ऑयल मार्केट कंपनी के ऊपर दबाव है या हमारी फिस्कल डेफिसिट के ऊपर भारी पड़े। तो एक बहुत सारा रिस्क हमारे लिए सभी देश के कंपैरिजन में इंडिया के लिए सबसे हाई रिस्क है ये वाला वॉर कंटिन्यू होते जागते हुए, और तेल का दाम और भी अगर बढ़ गया। ये तब हो सकता है जब अगर अमेरिका जो इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन के ऊपर वॉर करने की बात कर रही है, अगर वो कर दिया तो ईरान के लिए भी नो होल्ड्स बार्ड, वो जाके सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटी पे ऊपर बॉम्ब डाल देगी। तो वो है रिस्क यहाँ पर कि कितने हद तक ये क्विकली वॉर एंड हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो क्या ये नेक्स्ट लेवल ऑफ जो कह रहे हैं अभी धमकी दे रहे हैं ट्रंप भी हम
कि इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर सेक्टर पे हम हम्म। मानेंगे, तो वो तो इसको दूसरा लेवल पे लेके जाएगा इस वॉर को। हम्म। बट ऑप्शंस ये भी है कि ट्रम्प एक आध टोकन स्ट्राइक करके उसके बाद, क्योंकि उसको भी अभी हीट बहुत है, वो निकल जाए क्योंकि मैं अभी निकल रहा हूँ, इसराइल को चाहे लड़ने जाए लड़ने दो, वो हम्म। बात भी ठीक होगी, बिकॉज देन तेल के ऊपर दाम का ये कम हो जाएगा, बिकॉज इसराइल का तेल से ज्यादा लेना देना नहीं है, हम्म। राइट। इसराइल को हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में ये नहीं है, और 35 देश आके हॉर्मुज स्ट्रेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए। तो अगर हम्म। अमेरिका हट गई इस वॉर से, तो हम्म। तेल का दाम भी स्टेबलाइज हो सकता है। तो वॉर की खत्म होने की जरूरत भी नहीं है, अमेरिका को निकलना है इस वॉर से। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ ब्रेंट क्रूड की आप बात करते हैं, क्योंकि स्पॉट प्राइस जो है यहाँ पे जो डिलीवरी के हिसाब से देखा जाता है वो $141 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा है। वहीं जून में डिलीवरी वाले जो ब्रेंट फ्यूचर्स हैं वो $109 प्रति बैरल के आसपास है। यानी क्रूड ऑयल की जो स्पॉट और फ्यूचर्स की कीमतें हैं बीच में $32 के आसपास का गैप साफ तौर पर दिख रहा है। और ये साफ तौर पे इस तरह की संकेत देता है कि भाई जो उपलब्धता है उसमें एक भारी कमी साफ तौर पे दिखाता है। मैं भारत के संदर्भ में समझना चाहता हूँ सर दो चीज़ें, क्योंकि कई तरह की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था सर मैं, तो उस रिपोर्ट्स में कहा गया भाई वॉल्यूम की दिक्कत नहीं है यहाँ पे भारत में, दिक्कत क्या है, प्राइजेस की दिक्कत है यहाँ पे, कि भाई प्राइस अप्रिशिएट नहीं होने चाहिए यहाँ पे। तो सर इस लिहाज से आप एक चीज़ बताइए कि क्योंकि अब हम लोग ये भी देख रहे हैं WTI भी जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो यहाँ पे एक मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारे बाजार में बार बार बाजार की तरफ मैं इसलिए मोड़ रहा हूँ सर क्योंकि जो निवेशक है उनका फोकस यहाँ पे रहता है, और ये जो है इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सर कौन से वो लेवल्स में मान के चलूँ कि क्या अब हम लोग माने कि 90 जो डॉलर प्रति बैरल है, अगर वहाँ से ये नीचे आता है तो फिर एक ये फिजिबल प्राइस रहेगा, क्योंकि अब 60 वाट की स्थिति तो दिख नहीं रही है सर यहाँ पे। नहीं, 60 की नहीं दिख रही है, मैं हाँ। कहूंगा कि 80 का लेवल हम्म। रीच होना चाहिए, 90 से भी कम होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या हो गया, ये हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई है। हम्म। और सेकंड क्या है कि लॉन्ग रूट अगर साउथ अफ्रीका के जरिए केप टाउन के जरिए आता है, तो हम्म। उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, हम्म। राइट। और उसके ऊपर इंडिया में क्या होता है कि करेंसी डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी आता है रुपी प्राइस पे। तो ये बिल्कुल सर। तीनों मिलाकर दबाव डाल रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में $80 तक अगर गिरेगा हम्म। और स्टेबलाइज होगा, तो फिर मैं कह सकता हूं कि मार्केट उसके बारे में उतना चिंता नहीं करेगी। जी। तो सर आगे की स्थिति जो है वो आपको लग रहा है कि भाई जो यहाँ पे दिख रहा है कि 100 के ऊपर ही बना रहेगा, 110 115 के आसपास ही रहेगा, या फिर नहीं सर 100 के लेवल के आसपास ही अभी फिलहाल मंडराता हुआ दिखेगा नहीं आपको? नहीं, वो मैं रात को मिस्टर ट्रम्प से बात कर रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। ठीक है देखिए, सर। ट्रम्प की ट्वीट के ऊपर सब चल रही है आजकल, तो कोई भी प्रेडिक्शन यो भी करना कि तेल का दाम, मार्केट का लेवल, ये सब ना एक ऑप्शनलिटी है जी। कि उधर ट्रम्प के लिए दबाव। देखिए उधर अभी बहुत हलचल मची हुई है, उसका हेड ऑफ द आर्म फोर्स उसको भी निकाल रहे हैं, बात सुन रहे हैं कि वो जो है ना, बहुत सारे टॉप लीडर्स को वो सैक कर रहे हैं। तो क्लियरली ट्रम्प के लेवल पे कोई टोटली उनकी इंटेलिजेंस की एक फेलियर मुझे दिख रही है कि ये ठीक। वॉर के बारे में उनको बताया गया होगा कि ये 2 हफ्ते में हम खत्म करके बाहर आ जाएंगे करके, उनके एडवाइजर ने बताया होगा, वो गलत साबित हुआ है, तो इसलिए वो बहुत नाराज है। तो कौन जाने वो किस तरह के डिसीजंस लेते हैं ना। हम्म। तो इसलिए मुश्किल है कहना कि तेल यहां से कहां जाएगा, बिकॉज एक दिन उन्होंने ट्वीट कुछ किया एक रात को, तो तेल गिरा 96 तक। फिर बॉर्डर ने स्पीच दिया तो एकदम 109। तो आप समझिए कि $15 का मूव खाली उनके ट्वीट और स्पीच से आता है। तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हमने डे टू डे ये सिचुएशन को वॉच करके ट्रैक करना ही कर सकते हैं, कोई भी एक व्यू लेकर नहीं जा सकते आगे, ठीक। बिल्कुल। ठीक है, व्यू लेकर सर नहीं जा सकते, लेकिन सर एक चीज़ हमारे दर्शकों को समझाइए, आप जो निवेशक जो बैठे हैं भाई निवेश करने के मौके ढूंढ रहे हैं वो कि भाई निवेश किया जाए मार्केट में, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि जितना बाजार में गिरावट आई है क्या ये सफिशिएंट है, बॉटम की स्थिति दिखाती है यहाँ पर कि भाई बॉटम बन गया है या फिर और बड़ा डाउनफॉल दिख रहा है? और ऐसे में क्या निवेशक जो निवेश पैसा डालना चाहते हैं क्या उनको पैसा डालना चाहिए या अभी ठहरना चाहिए, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए मेरा मानना है कि लमसम में पैसा नहीं डालना चाहिए अभी, ठीक है। कि डालेंगे तो स्टैगर्ड तरीके से छोटी छोटी रकम में डालिए। मैं वॉर जब शुरू हुआ तब से मैं कहता आ रहा हूँ, आपके चैनल में भी विपुल के साथ बात हुआ मेरा, और इसके साथ 2 एंकर के साथ बात हुआ, तो मैं कह रहा था कि आपके जो अगर फ्री कैश है, ठीक है, पोर्टफोलियो जो आपने बनाया प्री वॉर उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, और पैनिक में मत कीजिए, राइट, नंबर 1। नंबर 2, सेक्टर कॉल्स मत लीजिए,
क्योंकि वॉर की शुरुआत में सबने समझा कि पेंट, टायर, केमिकल्स, ऐसी जो पेट्रोकेमिकल के ऊपर डिपेंड होती है उसमें ज्यादा गिरावट आएगी, एविएशन, और बाकी में नहीं होगा। मगर एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर वर्स्ट परफॉर्मर निकला इस पीरियड में। तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिचुएशन इतनी डेवलपिंग है, तो डोंट टेक सेक्टर कॉल। तो मेरा मानना था कि अगर आपके पास कैश बचा हुआ है और अगर आपका रिस्क एपिटाइट हाई है, एग्रेसिव है, तो आप अपने कैश में से पोर्टफोलियो को ऑल्टर मत कीजिए। उसी पोर्टफोलियो के बेसिस में जो आपने सही समझा प्री वॉर, उसी पे आप हर दिन 1-1% आप डिप्लॉय करेंगे ना, तो 100 दिन तक आपका पैसा चलेगा। 100 दिन माने 5 महीने, क्योंकि मार्केट का 20 दिन ही होता है महीने में, राइट? तो 5 महीने तक। और हिस्ट्री बताता है कि ऐसी वॉर रिलेटेड इंपैक्ट 3 से 4 महीना मैक्सिमम चलती है। रशिया यूक्रेन वॉर भी देखिए, वॉर चल रही है मगर इंपैक्ट तो गया ना। तो बात ऐसी है कि एक स्टेबलाइजेशन लेवल ढूंढ लेता है मार्केट। तो अग्रेसिव मोड की तरफ आपका एक रुझाव है, तो मैं कहूंगा कि 1% आपका फ्री कैश फ्लो हर दिन, आप बिना मार्केट को देखे मत, आपकी पोर्टफोलियो के हिसाब से कैसे आपने ब्रेक किया था, इतना लार्ज कैप, इतना मिड कैप, इतना स्मॉल कैप, इतना ये सेक्टर, उसी को रिपीट कीजिए। आपकी कॉन्फिडेंस को जारी रखिए कि अल्टीमेटली वॉर खत्म होने के बाद देश उसी रास्ते पे चलेगी जो आप सोच रहे थे वॉर के पहले। ओके, पर अगर आप मॉडरेट एपेटाइट के हो और भी लॉस नहीं झेल सकते, और आपने डाल दिया कि उसका 10 का भी 9 हो गया, फिर 8 हो गया, तो फिर आप कुछ मत कीजिए, कैश से वेट कीजिए, बिकॉज बॉटम अभी बना नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये तो ऑयल की बात है कि ऑयल का जो इंपैक्ट, ये $100 पे अगर ऑयल और एक महीना चला तो उसका इंपैक्ट देश के ऊपर बहुत भारी होगा। और उसको असेस करना इतना आसान नहीं है जो है पैसे वाले, जो डीआईएस और एफआईएस, राइट? ये असेसमेंट अर्निंग सीजन के जरिए ही उनको धीरे धीरे पता लगेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि देखिए, एफआईएस तो अभी भी नेगेटिव व्यू कैरी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, यस्टरडे भी वी शेप रिकवरी आई थी, फिर 2 दिन पहले भी मार्केट में रिकवरी थी, बट एफआईएस फिर भी हर दिन बेच रहे थे, राइट? तो एफआईएस की आउटलुक में कोई बदलाव तब तक नहीं आता है, तब तक अब मार्केट का एक शार्प बाउंस अप तो नहीं फिक्स है। अब मैं क्यों से कह रहा हूं कि वॉलिटिलिटी रहेगी और गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि डीआईएस ने, देखिए, जनवरी से अब तक टोटल डीआईएस ने कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ की खरीदारी कर चुका है। अब डीआईएस में कौन शामिल होते हैं? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होते हैं, पीएमएस होता है, एएफ होता है, एलआईसी होता है, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, राइट? और ईपीएफओ, ये सब होते हैं। तो ये सब लोग के पास कितना है पैसा फ्री कैश? बिकॉज म्यूचुअल फंड को 30,000 करोड़ एसआईपी के जरिए पर महीने आता है, तो 3 महीने में पकड़िए 90,000 करोड़। लमसम का भी उसी लेवल पे है, ज्यादा नहीं है, तो 1 लाख करोड़ पकड़िए। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख करोड़ मार्केट में गया है, वो म्यूचुअल फंड्स ने अपने कैश बैलेंस को ड्रॉ करके इन्वेस्ट कर दिया है, और एलआईसी इन्होंने भी कुछ चर्न करके पैसा डाला है। अब इस महीने में ही 2 दिन में एफआईएस ने 18,000 करोड़ बेचा है और डीआईएस ने खाली 14,000 करोड़ खरीदा, तो ऑलरेडी वो गैप दिख रहा है आपको 4,000 करोड़ की। तो डीआईएस के पास उतना पैसा नहीं रहा है, बिकॉज उन्होंने जम के सपोर्ट करने की कोशिश कर दिया है। अब उनकी कैश बैलेंस ड्रॉ कर रहे हैं, अभी वो वापस कैश बैलेंस को बिल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्निंग सीजन सामने है, और जब अर्निंग्स की क्लैरिटी आती है, उनको सही सेक्टर, सही स्टॉक को चुनना है, बेस्ड नॉट ऑन द अर्निंग्स बट ऑन द गाइडेंस। तो उसके लिए कैश चाहिए ना, तो खास में थोड़ा सेक्टर रोटेशन करके कैश जनरेट कर सकते हैं। मगर इसीलिए मेरा मानना है कि डीआईएस भी उतना जबरदस्त तरीके से टिल अर्निंग सीजन एक आधा तक चल जाए, डीआईएस भी उतना कैश नहीं डालेंगे जितना एफआईएस बेच रहे हैं। तो एक डाउनवर्ड प्रेशर मार्केट के ऊपर रहेगा। ओके, तो वो कितना हद तक जा सकता है, वो जैसे मैंने कहा, तेल का दाम कहां दिख रहा है आपको, तो ये सब चीज प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पर मार्केट की बढ़त के लिए आज सिचुएशन, एफआईएस की सोच में बदलाव आनी चाहिए, तेल के दाम में गिरावट आनी चाहिए, वॉर का खत्म होने का कोई भी एक आउटलुक दिखनी चाहिए। ये सब चीज सामने आएंगे तो ही मार्केट ऊपर निकला है। फिर भी डीआईएस जम के डालेंगे पैसा, सेक्टर चुनकर, आफ्टर अर्निंग सीजन से क्लैरिटी मिलती है, समझ रहे हैं आप? तो ये सब चीज होना अभी जरूरी है। तो मेरा मानना है कि ये मत मान के जाइए कि मार्केट में टर्न अराउंड और बॉटम हो गया, क्योंकि बॉटम का कोई, एंड आपने वैल्यूएशंस की बात की, इतनी करेक्शन के बाद हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज, यानी 5 साल 10 साल की एवरेज के मुताबिक हम अभी रीजनेबल है। मगर एफआईएस हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि बाकी इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ हमारी वैल्यूएशन कैसी है, और क्या है कि बाकी इमर्जिंग मार्केट में भी गिरावट आई है ना। तो
जो स्थिति पहले था कि हम 60% प्रीमियम पे चल रहे थे कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, अब वो 55 आया है। और हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज उधर भी है 64, मगर 55% भी प्रीमियम है। क्या एफआईएस उस प्रीमियम में आके इंडियन मार्केट को खरीदने के लिए तैयार है? क्योंकि ये फॉरवर्ड अर्निंग्स की जो पहले बात होती थी ना, अब फॉरवर्ड अर्निंग्स का किसको पता कि ये ऑयल का इम्पैक्ट साल भर में कितना होगा ना। जी। तो हार्ड के आज मैं फोरकास्ट कर सकता हूं कि निफ्टी का FY27 का ईपीएस या निफ्टी 500 की ईपीएस, ये बहुत मुश्किल चीज है। मे बी अर्निंग सीजन के बाद थोड़ा एक क्लैरिटी आ सकता है कि इस साल की अर्निंग्स आउटलुक कैसी रहेगी, उसके बेसिस पे 1 ईयर फॉरवर्ड पी की गणित कर सकते हैं। आज के दिन में वो 1 ईयर फॉरवर्ड पी को अगर पहले 14% की ग्रोथ ईपीएस का मान के फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन था और कहते थे कि 18-17 पे आ गया तो रीजनेबल है, बट वो गारंटी नहीं है अभी। ईपीएस ग्रोथ किसके हाथ पे है? अभी तेल का इंपैक्ट हर सेक्टर के ऊपर आएगा ना। बिल्कुल सर, एक्सेप्ट बैंकिंग एंड आईटी, बाकी सब सेक्टर में कुछ ना कुछ तेल का तो इस्तेमाल होता है ना। जी सर। तो इसलिए अनसर्टन एंड वॉलेटाइल सिचुएशन है, मगर मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा गिरावट से डीआईएस अभी भी उतना गिरावट देख रहे हैं तो आके खरीदारी करके सपोर्ट करेंगे, ठीक। राइट। कंप्लीटली उसको एक नेगेटिव फॉल में आने नहीं देंगे, डीआईएस सपोर्ट करेंगे, मगर भरपूर सपोर्ट। इतना कि एफआईएस डाल रहे हैं उतना आसानी से डाल सकते थे। कितना 4000 करोड़ का 2 दिन में गैप था यार, उतना तो वो डाल सकते थे, नहीं डाला क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, राइट। तो वही मेरी बात है कि एक बॉटम फॉर्म हो गया कि नहीं, ये नहीं कह सकते, मगर बहुत ज्यादा गिरावट से डीआईएस जरूर आके प्रोटेक्ट करेंगे, ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं मन में। मगर वो क्या लेवल्स है मैं बताना बहुत नहीं, अब बहुत टफ है ऐसी सिचुएशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब मैं एक आंकड़ा देख भी रहा था सर कि 2022 से लेकर अब तक एफआई से 10 लाख करोड़ की बिकवाली करी है। तो वो ऐसे नंबर्स आते रहते हैं मार्केट में। लेकिन सर आप अर्निंग की बात कर रहे थे, मैं अर्निंग से ही मतलब यहाँ पे पूछना चाहूँगा। 9 तारीख से एक तरीके से जैसे टीसीएस से शुरुआत होने जा रही है। मेरे 2 सवाल हैं सर। एक तो Q4 में जो युद्ध का असर है वो शेयरों के, क्या शेयर जो है वो प्राइसिंग कर चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि सर काफ़ी नीचे आ चुके हैं, और इसका रिएक्शन क्या अभी या फिर आना बाकी है? और दूसरी चीज़, जो अब ग्रीन शूट दिख रहे थे सर वो अब क्या रेड फ्लैग्स में बदलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और कितने क्वार्टर तक दिख रहे हैं सर अभी के लिए हिसाब से? तो मेरे ख्याल में ये अर्निंग्स का जो एक्चुअल अर्निंग्स आएंगे इस क्वार्टर के जी, उसमें 1 महीने का वॉर का इम्पैक्ट रहेगा कि फरवरी 28 को ही वॉर शुरू हुई, तो 1 महीने का इम्पैक्ट रहेगा। उस इम्पैक्ट को मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर कर दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी, कंसेंसस एस्टिमेट्स को एनालिस्ट सबने मिलाकर कर दिया है, मगर प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो हर कंपनी अपने एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में गाइडेंस क्या क्या बता रही है, वो ज्यादा अहम चीज है, नॉट द क्वार्टर्स अर्निंग्स। क्योंकि अर्निंग्स तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है, हर एक को पता है, क्योंकि बैलेंस शीट्स है कि इनका ऑयल का कितना गिले से एयरलाइन में उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट में 40% एविएशन फ्यूल होता है, राइट। तो हर एक कंपनी के बारे में ये सब जानकारी मार्केट के पास है और उसी हिसाब से ही करेक्शन हुआ है। तो ये अर्निंग्स, एक्चुअल अर्निंग्स की जो नंबर है वो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है इस करेक्शन में। मगर अगर एक कंपनी आके नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइज देती है अबाउट द ईयर जी, उस हिसाब से शेयर्स ऊपर नीचे जा सकते हैं गाइडेंस के ऊपर, ठीक है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपने बोला कि ग्रीन शूट्स का भी रेड फ्लैग्स में बन गए, नहीं, बिकॉज हमारे ग्रीन शूट्स क्या थे कि जीएसटी कट, जीएसटी रैशनलाइजेशन और इनकम टैक्स कट जो पिछले साल में हुआ था उसका पूरा प्ले आउट खाली ऑटो में थोड़ा हुआ, बाकी कोई सेक्टर में पूरा देखा नहीं हमने। तो इस समर से फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आपको एक रुझान दिखेगा, बिकॉज डोमेस्टिक पीपल, देखिए गवर्नमेंट ने अच्छी काम क्या किया है कि उन्होंने पेट्रोल का दाम, आपने देखा होगा अगल बगल के देश में, पाकिस्तान में कैसे पेट्रोल की दाम सब बढ़ रही है, पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी तक रिटेल में एक्साइज ड्यूटी को 10% कट करा के पेट्रोल और डीजल को प्रोटेक्ट किया है, यानी इस लेवल ऑफ ऑयल प्राइस को ऑलरेडी उन्होंने फैक्टर कर दिया है। तो लोगों के ऊपर अक्सर एलपीजी के ऊपर, सप्लाई के ऊपर कुछ चिंताएं हैं, तो लोग थोड़ी नाराज है। मगर मेरे ख्याल में अगर कोई खरीदना कुछ चाह रहा है कि एसी या रेफ्रिजरेटर, ऐसी हालात इतनी खराब नहीं है कि वो अपना मन बदल डाले, राइट। तो मेरा जीएसटी कट्स का इम्पैक्ट का आपको एक सेल्स नंबर्स में इस समर में दिखने लगेगा, मगर वो अर्निंग्स का आपको अगले क्वार्टर में दिखेगा जी।
खाली आपको डेटा आएगी कि इतना सेल्स रेफ्रिजरेटर का इतना बड़ा, एसी का इतना बड़ा, वो डेटा आएगी, मगर कंपनी की ईपीएस के ऊपर उसका बेनिफिशियल असर आपको अप्रैल मई जून का क्वार्टर, जब जुलाई 10 से शुरू होता है अर्निंग सीजन, तभी वो दिखेगा। तो मेरे ख्याल में वो अभी भी वो ग्रीन शूट्स है, वो पॉजिटिव आ सकती है, क्योंकि वॉर के कारण कोई, मेरा मानना नहीं है कि कोई जाके अपना खर्चा कम करेगा या जो भी उसके सोच में है वो करेगा, वो एक चीज है। तो मेरा मानना नहीं कि वो ग्रीन शूट रेड सिग्नल्स में बदल गए, नहीं, ग्रीन शूट्स इसी कारण थे। खाली एक चीज है, इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि आपने देखा कि 10 ईयर का अभी 7.11 दिख रहा था मैं, राइट। सो 6.5 लेवल से एकदम 60 बेसिस पॉइंट्स गवर्नमेंट की बोरिंग रेट बढ़ गई है, विच रिफ्लेक्ट्स द ऑयल प्राइस एंड द करेंसी वीकनिंग जो हुआ है, राइट। इंटरेस्ट रेट्स में जो पहली उम्मीद थी कि एक रेट कट होगी आरबीआई की तरफ से, वो तो अभी मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब इस माहौल में जब इन्फ्लेशन 5% पार कर जाएगी आसानी से, बिकॉज रिटेल पेट्रोल के दाम में शायद आपका बढ़त नहीं हुआ है, मगर एक पेंट कंपनी की पेट्रोकेमिकल इनपुट का प्राइस तो बढ़ गया बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ पेंट के दाम में एक सेलिंग प्राइस में बढ़ पाएगी। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जरूर इकोनॉमी में दिखेगा आपको, और उस हिसाब से। और एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में कि ये खाली हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, मगर यूरिया वो भी एक क्रूड डेरिवेटिव है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी उसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो आरबीआई का कोई रेट कट का माहौल अभी के लिए मैं नहीं देख रहा हूं। वो उम्मीदें पहली थी ना, इस ग्रीन सिग्नल की आरबीआई शायद फ्रंट लोड और भी करेगी और सपोर्ट करेगी ग्रोथ को, वो मुश्किल लग रहा है। अब रेट हाइक की भी बात हो रही है, मगर मेरा मानना है कि रेट हाइक नहीं होगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी एक डिमांड साइड इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल कर सकती है बाय इंटरेस्ट रेट मूवमेंट जी। सप्लाई साइड में वो ज्यादा नहीं कर सकती है, समझ रहे हैं आप। ये एक सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसका इंपैक्ट है। डिमांड बहुत जबरदस्त बढ़ रही है इसलिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, तो आरबीआई का रेट हाइक का उतना मीनिंग नहीं होगा, बिकॉज फिर रेट हाइक से क्या होगा कि और भी ग्रोथ गिर जाएगा ना। So I don't think that RBI can do rate hike at this time, but rate cut का probability कम लग रहा है। वो एक चीज है जहां पर लोग अगर उम्मीद कर रहे थे और भी रेट कट आएगा, मेरी ईएमआई और भी घटेगी, शायद वो अभी नहीं होगा। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि महंगाई की बात की और वो ऑब्वियस सी बात है, वो बढ़ेगी यहाँ पर। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि अर्निंग के हिसाब से मैं इसको जोड़ रहा हूँ कि देखिए नॉमिनल जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी अगर महंगाई बढ़ेगी यहाँ पर तो, लेकिन पिछले कई क्वार्टर से सर टॉप लाइन ग्रोथ जो रही वो सिंगल डिजिट में रही। लेकिन क्या महंगाई बढ़ने से कंपनी की टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ती हुई दिखेगी? अगर बढ़ेगी तो सर फिर ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा यहाँ पर कि नहीं रहेगा सर? नहीं, जरूर मेरा मानना है कि नॉमिनल जीडीपी को 10% लेवल पे रहना चाहिए, तभी कॉर्पोरेट्स के लिए ईपीएस ग्रोथ और टॉप लाइन दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो एक मेरा मानना है कि ये 4-5% का इन्फ्लेशन सही है हमारे देश के लिए। ये 1.5 2 और 2.5 के लेवल पे जो था वो एक्चुअली इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री, बिकॉज कोई प्रोड्यूसर को जाके कोई नए निवेश करेगा अगर उसकी प्रोडक्ट प्राइस 2% पर annum बढ़ रही है ना, तो 4 to 5% आई थिंक इज अ डिसेंट इन्फ्लेशन हमारी जैसे देश जहां पे सप्लाई का कंस्ट्रेंट है और सप्लाई कैपेसिटी क्रिएशन करने की जरूरत है। अगर आपको एक नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ का 10% विद रियल प्लस 4% इन्फ्लेशन कॉर्पोरेट्स को दिखता है, तभी वो निवेश करेंगे ना जी। तो जरूर मेरा मानना है कि 4 to 5% इन्फ्लेशन एक गुड लेवल है। क्या है कि रेट कट को नहीं सपोर्ट करते, खाली वो चीज। जी सर। अच्छा सर, जैसे आपने बैंकिंग सरकारी बैंकों पे खासतौर पे बोल्ड कॉल दी थी और बहुत ही शानदार रही थी सर ये, हम लोग आपको इतने सालों से फॉलो भी कर रहे हैं सर, तमाम तरह की चीज़ें आप जो बोलते हैं हम लोग उसको देखते हैं, सुनते, समझते हैं। देखिए सर, अब अगली बोल्ड कॉल का जो निवेशक हैं वो इंतजार कर रहे हैं सर, आपकी निगाहें कहाँ पर है? मेरी निगाहें 2 चीजों पे है जी। शॉर्टर टर्म में कंजम्पशन के ऊपर जी, और मीडियम टर्म में कैपेक्स के ऊपर। ओके। मेरा मानना है कि ये जैसे मैंने कहा कि जीएसटी कट का फुल प्ले आउट इसी साल में होगा और उस जीएसटी कट की प्ले आउट से कंजम्पशन को ही बूस्ट मिलेगी अक्रॉस द बोर्ड, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ड्यूरेबल्स सब में, और उसका रिजल्ट होगा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में बढ़ेगी और आपको प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स का रिवाइवल होगा। तो इसलिए मेरा 2 पार्ट है कि एक इनिशियल कंजम्पशन ड्राइव और फिर प्राइवेट कैपेक्स की बढ़त। तो ये जो स्टोरी एंड थीम है उसको अगर फॉलो करेंगे
तो अच्छा होगा। और उसके पीछे बैंक्स की सपोर्ट तो जरूरी है, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो या हाउसिंग लोन हो या फिर कॉर्पोरेट कैपेक्स को, लेंडिंग की तो जरूरत है ही ना, राइट। और लेंडिंग ऑलरेडी बढ़ रही है, आपने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ तो ऑलरेडी 13% के ज्यादा है, राइट। तो लेंडिंग ग्रोथ है, तो अभी भी मेरा बैंक का व्यू पॉजिटिव है कि हाल में बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी प्रेशर आई है, क्योंकि एक एफआईएस जो कि निफ्टी बैंक एक एफ&ओ में बिग प्ले है ना, तो शॉर्ट कर रहे थे, निफ्टी बैंक के जरिए इंडिया को शॉर्ट कर रहे थे। सेकंड, वो एचडीएफसी बैंक वाला कांड आया, उसके कारण थोड़ी एफआईएस की एक नाराजगी फुल बीएफएसआई सेक्टर में आ गई थी। और तीसरी बात थी कि ये जो इंटरेस्ट रेट की बढ़त अभी 7.11 जिससे कहा गया, तो एक डर ये है कि कॉर्पोरेट्स अपनी बैंक्स जो है वो अपनी जो जिसे होल्डिंग होते हैं उसका दो तरीके से होते हैं, एक होता है होल्ड टू मैच्योरिटी और एक होता है मार्क टू मार्केट, अवेलेबल फॉर सेल। तो जो अवेलेबल फॉर सेल है उसमें उसको मार्क टू मार्केट थोड़ी प्रॉफिट में थोड़ी नुकसान आ सकती है करके एक डर आ गया था। और फाइनल बात है कि जैसे मैं कह रहा था सेक्टर रोटेशन, तो अगर कोई ज्यादा गिरावट किसी में हुआ तो डीआईएस ने भी पीएसयू बैंक्स में अभी प्रॉफिट बुक किया और उधर खरीदा, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ गई है बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स, बीएफएसआई रिलेटेड स्टॉक्स में। बट मेरा मानना है कि ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो करेक्शन है, बिकॉज द मीडियम टर्म ग्रोथ स्टोरी फॉर कंजम्पशन एंड कैपेक्स हैज टू बी सपोर्टेड बाय द लेंडिंग सिस्टम, राइट। उसके अलावा आपको नॉन लेंडिंग सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल्स है ना, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनियां, ब्रोकिंग हाउसेस, इनका भी मेरा पेनिट्रेशन का स्टोरी बढ़ते बढ़ते उनकी भी एक अच्छी रुझान दिख रही है मुझे। तो बीएफएसआई को ओवरले करूंगा मैं अभी भी इस कंजम्पशन प्लस कैपेक्स की स्टोरी में। ठीक है सर, बीएफएसआई कंजम्पशन की जो यहाँ पे थीम है वो पसंद आ रही है सर। और कहीं वैल्यू बाइंग देख रहे हैं आप? नहीं, अभी तो मुझे वैल्यू जोन में पक्का किसी को आते हुए नहीं दिख रहा। एक ही सेक्टर मुझे थोड़ी दिख रही है, वो है रियल एस्टेट पे, क्योंकि रियल एस्टेट में एक साल से वो बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है। बिल्कुल सर। सेकेंड है कि अभी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण वो बहुत रेट सेंसिटिव सेक्टर है, इसलिए और भी पिटाई हुई है। मगर मीडियम टर्म आउटलुक में मुझे रियल एस्टेट के लिए बहुत से पॉजिटिव्स है जो आज मार्केट ने प्राइस नहीं किया है। और इसमें मेरा मानना है कि पहली चीज है कि ये जो डेटा सेंटर का जो 2047 तक उन्होंने राहत दिया है इनकम टैक्स से, तो ये डेटा सेंटर अगर इंडिया में स्टोरी बनेगी तो रियल एस्टेट का, कमर्शियल रियल एस्टेट का प्ले बहुत होगा उधर। दूसरी बात जो है मुझे रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव जो है, ये जो लास्ट ईयर मार्च में आई मीन सेबी ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोनों ने रीट्स को इक्विटी का टैक्सेशन की, तो रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ी फंडिंग अपॉर्चुनिटी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए ओपन अप हो रही है, तो उनकी भी कॉस्ट ऑफ फंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होना चाहिए। मगर राइट नाउ ये दाम में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हर बार थोड़ी भी टेंशन आती है तो रेट सेंसिटिव्स के कारण यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल है, गिर रही है। तो एक स्टैगर्ड तरीके से यहाँ पे मेरे को वैल्यू दिख रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ अच्छी दिख रही है। और जो महंगी घर बिकने से आम आदमी की घर, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, आधार हाउसिंग कहते हैं, वहां पे अभी तक बढ़त दिखा नहीं है, वो भी आने वाले दिन में जीएसटी का इम्पैक्ट से दिखेगा सर। लेकिन तो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत अगर वैल्यू की बात की, बिकॉज इतना एक्सट्रीम करेक्शन हो गया है तो थोड़ा वैल्यू है। मगर क्या है कि और भी करेक्शन भी हो सकता है अगर ये स्थिति ऐसी चलती रही, राइट। तो जिगर चाहिए आपको, राइट। मगर वैल्यू है तो उसी में है, क्योंकि रिलेटिव टू ब्रॉडर मार्केट उसका बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। बिल्कुल सर, और बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रही है रियल एस्टेट की, मैं देख भी रहा था सर। लेकिन सर एक चीज़ मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को भी, कि पिछले 18 क्वार्टर्स की मैं नंबर देख रहा था सर, जो हाउसिंग सेल्स है वो मतलब आप समझिए 1 लाख के नीचे चली गई है सर। तो वो मेरे मन में सवाल उठता है कि भाई कैसे फिर सर स्ट्रेंथ आएगी आगे, क्योंकि रियल एस्टेट जो है बार बार जो है वो और डीप नीचे जाता हुआ चला जा रहा है सर। तो ये कैसे होगा सर फिर जब सेल्स ही नहीं बढ़ रही तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पोलराइजेशन हो रहा है सेल्स में। महंगी घर बिक रही है, मिडिल क्लास बजट घर नहीं की सेल्स है, उसके कारण रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करना ही बंद कर दिया। अच्छा। तो चेंज जब आएगी ना, जब ये लॉन्ग टर्म जो है अपना हाउसिंग लोन्स की बढ़त विद अफोर्डेबल हाउसिंग, तो वो एक मोमेंट है जहां पर मैं देख रहा हूं कि होगी। मेरी उम्मीद थी कि सेकंड थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में होगी, बट अब ये वॉर की स्थिति आने के कारण, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण शायद इतने जल्दी नहीं होगी। थोड़ा पेशेंस रखना होगा और वेट करना होगा। मगर क्योंकि आपने वैल्यू की बात की, मैंने उसको उठाया। ये वैल्यू कब आपको प्रॉफिट में बदलेगी ये थोड़ी अनसर्टन है, तो पेशेंस चाहिए, और इसलिए मैंने कहा कि आप धीरे धीरे खरीदारी कीजिए।
जी बस सर। लाइट अभी सीधा नहीं दिख रही है। मैं नहीं कह सकता कि ये नवंबर या दिसंबर और अगले जनवरी और सितंबर कब ये टर्न होगी, बट एक दिन एक टर्न होगी, ये मेरी उम्मीद है। मगर पेशेंस की जरूरत है, और भी गिर भी सकती है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। एक सर व्यू मैं आपका आईटी पे जानना चाह रहा हूँ सर। दो तरह की थ्योरी काम कर रही है यहाँ पे। एक थ्योरी साफ तौर पे ये कह रही है कि भाई एआई है, एआई ही चलेगा आगे सर। दूसरी थ्योरी सर ये कहती है यहाँ पे, जिस तरीके से ओरेकल की बात आई सर, इतनी बड़ी छटनी निकल के आया, रिट्रेंचमेंट निकल के आया, और वो उन्होंने लॉजिक दिया कि भाई जो फ्री कैश फ्लो है वो जो है हम लोग उसकी भरपाई कर रहे हैं यहाँ पर। और उसकी भरपाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एआई में हमने अच्छा खासा निवेश करा, कर्ज लेना पड़ गया है यहाँ पे। अब हमारी अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करें सर, तमाम जो विदेश में बड़े बड़े बैंकिंग है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं सर, कैसे इतना बड़ा बिजनेस, इतने बड़े नंबर सर एक एआई सॉफ्टवेयर पे छोड़ दिए जाए सर? कैसे हो सकता है ये चीज़ें? और क्या युद्ध के वजह से अभी मामला पूरा ठंडा पड़ रहा है? एक बार युद्ध ठंडा होगा तो फिर वापस बड़ी कुटाई चलेगी सर, शुरू होगी फिर से क्या? देखिए, आईटी में ना पिटाई तो पहले ही हो चुकी थी। ये रिसेंट जो एंथ्रोपिक के कारण जो पिटाई हुई है, जी। उसके पहले ही हमारे आईटी कंपनीज पे पिटाई हो रही थी, राइट? क्योंकि ये एआई का डर था और मन में कि इंडियन आईटी कंपनीज एआई रेडी नहीं है और नहीं भी बन सकते हैं, ऐसी चीज थे। अब दो तीन चीजें हैं। वक्त है क्या, मैं थोड़ा डिटेल में आंसर दे सकूं या कैसे आपकी टाइम हाँ फ्रेम? मतलब सर थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम है सर अभी हमारे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम है बहुत सर। ज्यादा नहीं, जी। ठीक है, मैं तो शॉर्ट आंसर देता हूँ। जी। नहीं, तो शॉर्ट आंसर में मैं कहूंगा कि देखिए, एआई जरूर है थ्रेट, और दुनिया एआई में बदल रही है। शायद इतनी तेजी से नहीं बदलेगी जितनी आज मार्केट एंटिसिपेट कर रही है, मगर जरूर एक 3 साल का आउटलुक ले तो एआई का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा, वो मानता हूं मैं। सेकंड, आपने कहा ओरेकल की जी ले ऑफ है। अब ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, ये सोच लीजिए एक बार। मैं क्यों कह रहा हूं, देश के लिए बुरी खबर है। इतनी नौकरियां चली जा रही है, वो लोग क्या करेंगे, ये वाली बात है। मगर एक इंडियन आईटी, जैसे टीसीएस ने लास्ट ईयर में 12,500 लोगों को ले ऑफ किया था, उसको नेगेटिव लिया था मार्केट में। मैं कहता हूं क्यों नेगेटिव ले रहे हो? अरे टीसीएस भी अपने एआई रेडी बनने के में जो एआई रेडी एम्प्लॉइज नहीं है उनको निकाल रही है। तो एज ए कंपनी, एज ए शेयर मार्केट ओनर ऑफ टीसीएस, मैं खुश हूं। समझ रहे हैं आप? देश के लिए खुश की बात नहीं है ये, दोनों सेपरेट कीजिए। आईटी सेक्टर जितनी जल्दी अपनी वर्कफोर्स को रेशनलाइज करे, और जो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज है जो एआई के लिए तैयार नहीं है, बदलने के लिए तैयार नहीं है, उनको जितनी घर में सिवेरेंस पे देके घर भेजे अच्छी है, और नया एआई रेडी एम्प्लॉयज को हायर कीजिए, नंबर 1। तो ऐसी चीजें जैसे ओरेकल कर रही है, वो मैं इंडियन आईटी कंपनी से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं करेंगे वो। और ये उनके कंपनीज के लिए अच्छी है, बिकॉज इट इंडिकेट्स दे आर विलिंग टू चेंज, राइट? नंबर 1। नंबर 2 बात है कि आईटी में बिजनेस मॉडल जरूर बदलने की जरूरत है इन दिस एआई वर्ल्ड। यानी ये पर पर्सन पर आवर की बिलिंग सब छोड़ दीजिए। ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 2 to 3 years उनको पर प्रोजेक्ट बिलिंग पे जाना होगा। और इसमें आईटी कंपनीज भी बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे अपनी इंटरनल ऑपरेशन में एआई को इंट्रोड्यूस करके अपना कॉस्ट ऑफ फंक्शनिंग को कम करा के वो कोट अच्छी करके मार्जिन इंप्रूव भी हो सकते हैं, वो एक बात है। तीसरी बात है कि ये एआई वो एक 3 से 4 साल में उसका इंपैक्ट पूरा आएगा, ऐसा नहीं कि अगले क्वार्टर से दिखेगा। तो इस साल की अर्निंग्स मेरे ख्याल में अच्छी रहेगी। बट बिगेस्ट चेंज क्या हुआ मैं बता रहा हूं, समराइज कर रहा हूं मैं। प्री कोविड आईटी एक वैल्यू सेक्टर थी, एक रुपी डिप्रिसिएशन के हेज थी, और एक स्टेबल अर्निंग्स थी, गाइडेंस का एक 3 साल तक व्यू था, तो एक सेफ्टी सेक्टर था। कोविड ने आके इसको एक ग्रोथ सेक्टर में बदल दिया, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब बदल रही थी ना। तो वो ग्रोथ की वैल्यूएशन आ गई थी आईटी को। अब उसमें बलून में एक सुई लगा है और वो फंस गया है। तो आईटी इज बैक टू अ वैल्यू प्ले फ्रॉम ग्रोथ प्ले। तो वैल्यू के हिसाब से आज भी डिविडेंड डील देखो बहुत बढ़िया है। लार्ज कैप कंपनीज में प्राइस इतना करेक्शन हो गया है कि उनकी वैल्यूएशंस ठीक है। तो एक नया सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है अब्रॉड में से भी, जो कि रेगुलर इनकम चाहते हैं, जैसे पेंशन फंड, राइट, एन्युटी फंड्स सब। तो उनके लिए आईटी एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है एज अ वैल्यू प्ले। तो हर एक इन्वेस्टर के लिए सोचना होगा कि मेरे पास आईटी है, मैंने उसको ग्रोथ कंपोनेंट में रखा था, अब मेरी जो एक मैं रिस्क और प्रोफाइल और एसेट एलोकेशन में मुझे आईटी को वैल्यू में शिफ्ट करना पड़ेगा, और उधर जगह बनता है उतना रखो। समझ लिया आपने? अभी वो ग्रोथ सेक्टर नहीं रही, बिकॉज इतने एक हेडविंड्स है सामने, राइट? एआई का है, बिजनेस मॉडल चेंज का, ये सब है। तो इसीलिए मेरा मानना है आईटी एक गुड होल्ड है अभी, मगर एज अ पार्ट ऑफ द वैल्यू पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट?
और उस वैसा ही होगा इंस्टीट्यूशनल फोल्डर्स के लिए, तो बाइंग सपोर्ट रहेगी, तो आईटी में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। और रुपी का तो डिप्रिसिएशन, कल की जो अप्रिसिएशन हुई थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आरबीआई ने कुछ किया इसके कारण हुआ था, नहीं तो फॉरवर्ड 1 ईयर प्रीमियम देखें तो रुपया अभी भी 97 के करीब दिख रहा है। ओके, तो इसलिए कल आईटी की बढ़त हुई थी मार्केट में। सो आईटी एज अ इंडिया का डिप्रिसिएशन स्टोरी के पीछे आईटी के लिए सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज एफआईएस को वो इंडिया के एक हेज है, क्योंकि इंडिया में डालने से करेंसी डिप्रिसिएशन उनको नुकसान होता है, आईटी होल्ड किया उतना उनका नुकसान कम हो। समझ रहे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सर। एक वैल्यू प्लस रुपी डिप्रिसिएशन प्ले अभी भी आईटी सेक्टर में है, पर उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा उसको रखिए, उसको ग्रुप से हटा दीजिए बस। बिल्कुल सर। अच्छा सुनील सर, क्योंकि आप 360 डिग्री व्यू देते हैं और बहुत अच्छे से बारीकी से विश्लेषण करते हैं सर, एक सवाल मैं रुपये पे भी लेना चाहूँगा, आपका नज़रिया आप उस पर भी रखिए सर। क्योंकि रुपये की अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई की तरफ से यहाँ पे 2 बड़े फैसले लिए गए थे। पहला, नेट ओपन पोजीशन की जो लिमिट थी वो $100 मिलियन तय की गई थी। दूसरी जो थी, बैंकों को रुपये में जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स होते हैं वो देने से मना कर दिया गया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो स्टेप्स हैं वो सफिशिएंट हैं सर? क्या इस चीज़ की ये गारंटी है कि आगे रुपया नहीं गिरेगा? क्योंकि एक तरफ कंसर्निंग है कि लगातार जो क्रूड है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो वो जो चीज़ें वो इम्पैक्ट डालती रुपये के ऊपर। आप कैसे स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि वो 100 के आसपास जा रही है। देखिए आपने सवाल पूछा तो मेरे को कड़वी जवाब देना होगा। ठीक है, तो बात यह है कि आरबीआई ने क्यों ये स्टेप्स लिया था। तो बार बार पुराने गवर्नर, नए गवर्नर दोनों ने बार बार कहा कि हम कोई रुपये का लेवल टारगेट नहीं करते, हमारी खाली कोशिश होती है वॉलेटिलिटी को कम कराना। ठीक है, याद रखिए। तो आरबीआई के मन में ये 95, 96, 93 कुछ नंबर नहीं है हाथ में। ओके, नंबर 1 वॉलेटिलिटी से उनको डर है, और उनका मकसद ही है कि वॉलेटिलिटी को कम रखें ताकि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स अपनी जिंदगी प्लान कर पाए प्रॉपरली। अब ये एक्शन क्यों नहीं लिया उन्होंने? बिकॉज बैंक्स खिलवाड़ कर रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रोप्राइटरी फंड्स जो होते हैं ना बैंक के इक्विटी कैपिटल में जाके लॉन्ग डॉलर किया। लॉन्ग डॉलर माने शॉर्ट रुपी, तो उन्होंने ही रुपी को वीकन करा दिया, विच आरबीआई फेल्ट वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि वो प्रेशर एडिशनली डाल रहे थे। एक जेन्युइन ट्रेडर का रिक्वायरमेंट है कि ऑयल में इंपोर्ट करूं, पार्ट्स को इंपोर्ट करूं, तो वो जेन्युइन डिमांड है। मगर अगर बैंक्स अपने प्रॉप बुक से ये खेल रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, राइट, वो उन्होंने डिस्कवर किया, उसको कट करने की कोशिश की, और बैंक उससे भी स्मार्ट निकलने की कोशिश करे। क्या किया? जब आरबीआई ने नियम लाया तो क्वाइटली उन्होंने अपने ट्रांसफर किया एनडीएफ में। तो आरबीआई को ये भी, क्योंकि वो स्पेकुलेशन को कंट्रोल करना चाह रही है, तो आरबीआई ने जो एक्शन लिया है वो ये स्पेकुलेटिव रुपी वीकनिंग को कंट्रोल करने की कोशिश है। मगर लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द रुपी को वो कंट्रोल नहीं करेंगे। इनफैक्ट देखिए, उनको रिजर्व्स देखे, आज रिजल्ट आई है, ऑलरेडी 680 बिलियन पे गिर गया, रिजर्व्स को ऑलरेडी इस्तेमाल कर दिया, इसके ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि 10-11 महीने का इंपोर्ट कवरेज है अभी, और अभी ऑयल के दाम के कारण इंपोर्ट्स और भी बढ़ेंगे, तो कवरेज रेशियो 9 के नीचे भी गिर सकता है। तो इसके बाद आरबीआई अपनी रिसोर्सेस से आके रुपी को सपोर्ट नहीं करेगी, राइट, और रुपी वीकन ही होगी, क्योंकि जैसे आपने कहा, एक तो तेल का दाम, दूसरा है एफआई का कंटिन्यूअस आउटफ्लो, ये दोनों डॉलर के ऊपर। अरे एक महीने में 55% तेल बढ़ा है यार, और उसके ऊपर रुपी भी देखिए 5% गिरा है, तो कुल मिला के देखिए तो इतना प्रेशर है, तो रुपी को वीकन होना ही होगा। और ये फॉरवर्ड मार्केट जो है, 1 ईयर का फॉरवर्ड मार्केट, ये साफ दिखा रहा है आपको 361 बेसिस का प्रीमियम है। कितना? 361 बेसिस। तो 93.1 प्लस 361 स्ट्रेट अवे गोज टू 96.7। ओके, 93 प्लस 3 96 प्लस, तो 96.7 टू 97 कह रहा है फॉरवर्ड मार्केट, एक साल के अंदर रुपए का लेवल। तो जरूर रुपी वीकनिंग ट्रेंड में ही रहेगी, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। वॉलेटिलिटी को ज्यादा आने नहीं देगी आरबीआई थ्रू देयर एक्शंस। तो ऐसा सिमिलर एक्शंस लेकर स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, मगर रुपी का कोई भी लेवल डिफेंड करने की नहीं कोशिश करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट है, इंपोर्टर्स को ये है। तो आरबीआई ना इस साइड में है ना उस साइड में है, आरबीआई बीच में ही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सुनील सर, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी हर बार की तरह। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।